BCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज है विशेष दिन और विशेष जानकारी के साथ मैं आप सबके साथ में उपस्थित हूं। सबसे पहले धन्यवाद हमारे योगाचार्य जी का, जो सुबह से लेकर आपके साथ में सबको निरोगी बनाने के लिए योग की दिनचर्या शामिल करी है जिन्होंने। और दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद मेरा बीसी छाबड़ा सर को, जो हर एक प्रत्येक नागरिक के लिए बिजनेस के बारे में तो सोचते ही हैं, पर उनको स्वस्थ कैसे बनाएं उसके बारे में भी उनका विशेष आयोजन जो सत्र का हो रहा है वो ये है कि अगर स्वस्थ होंगे तो बिजनेस कर पाएंगे। तो इसीलिए जोरदार बधाई के पात्र हैं और तालियों के भी पात्र हैं हमारे बीसी सर, जिन्होंने ये शुभ कार्य प्रारंभ किया है सबको निरोग बनाने का। वैसे तो हम सब छोटी छोटी चीजें जानते हैं स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? यस सर, आवाज भी आ रही है, वीडियो भी बहुत शानदार चल रहा है। थैंक यू। तो हम सब लोग अधिकतर रूप से जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है, पर मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके जीवन में बदलाव पैदा करेंगे। बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बदलाव के स्वास्थ्य हासिल नहीं हो सकता। जिस प्रकार प्रकृति का नियम है परिवर्तन करना, उसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा में भी ये नियम है कि जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक स्वास्थ्य लाभ हासिल करने में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर आप सफलता चाहते हैं तो उसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना होगा, स्वयं की आदतों में परिवर्तन करना होगा। आज कैसे हम स्वयं के डॉक्टर बन सकें उस विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, स्वयं के डॉक्टर बनना मतलब जहां आपको डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं हो, कम से कम आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। और ये बनना आसान है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में ये समझना बहुत जरूरी है रोग के कारण क्या है। एक बार आप रोग के कारण समझ गए, उन कारणों को दूर कर दिया, आपने निवारण कर लिया, तो आपके शरीर के अंदर रोग अधिक समय के लिए रुकने वाला नहीं है, वो शरीर से बाहर चला जाएगा। पर हां, अगर आप रोग से दोस्ती करना चाहते हैं और उसको पकड़ के रखना चाहते हैं तो वो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो आया ही घर करने के लिए। मैं अक्सर अपने व्याख्यान में ये उदाहरण जरूर देता हूं। आप एक खंबे के सामने खड़े हैं और आपने खंबे को पकड़ा हुआ है और चिल्ला रहे हैं, अरे बचाओ, मेरे को ये खंबा छोड़ नहीं रहा है, अरे बचाओ, ये खंबा छोड़ नहीं रहा है मेरे को। तो खंबा नहीं छोड़ रहा है कि आप नहीं छोड़ रहे? आप नहीं छोड़ रहे, खंबे ने नहीं पकड़ा है, खंबे को आपने पकड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम रोग को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे डायबिटीज हो गई, अब ये नहीं जाएगी, अब जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो गया, अब ये जाने वाला नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई चालू कर देगा, बोलेगा जब तक जिंदा हो तब तक दवाई खाओ। ऐसे में क्या करना चाहिए? अरे रोग को छोड़ना चाहिए।
तो रोग को छोड़ेंगे कैसे? उनके कारणों को छोड़ दीजिए तो रोग छूट जाएगा। हम अपनी दिनचर्या में ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं जिससे हमारी दिनचर्या अस्वस्थ हो जाती। जब अस्वस्थ दिनचर्या होगी तो बीमारियां भी तो होंगी, फिर जीवन शैली के संबंधित बीमारियां होती हैं। तो जीवन शैली के संबंधित बीमारियां मतलब क्या? जो दिन प्रतिदिन हमारी दिनचर्या रहती है जिससे हमारी जीवन शैली बनी, वो जीवन शैली के संबंधित बीमारियां जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पेट में जलन होना, अपच की परेशानी होना, उसके बाद में हार्ट अटैक जैसी बीमारियों तक ये दिनचर्या लेके जाती है। पर उस दौरान हम परिवर्तन नहीं करना चाहते। अगर हम परिवर्तन कर लें अस्वस्थ दिनचर्या से स्वस्थ दिनचर्या की ओर, फिर हमें रोग नहीं होगा, फिर तो हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, Yes, बिल्कुल sir. आ गई स्क्रीन। हाँ, यस, आ गई है। दिनचर्या में विशेष रूप से 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका हर एक व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। पहला है हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो कैसी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम होता है जब भोजन ग्रहण करते हैं कि ये भोजन मुझे स्वास्थ्य देगा या बीमारी देगा, पर हम अपने विवेक को नजरअंदाज करते हैं और हम ऐसा चटपटा भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद करते हैं जिससे भले दूसरे दिन कब्ज हो, गैस की प्रॉब्लम हो, ब्लोटिंग हो, फ्लैटुलेंस हो, पेट साफ नहीं हो रहा है, वो पीड़ाएं हो, और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? दवाई खाते हैं, डाइजेन खाएंगे ताकि उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। दूसरा, भाग दौड़ की जिंदगी है तो हमारे शरीर को आराम नहीं मिल पा रहा। हम सोचते हैं रात को सोए तो थे, आराम तो हो गया। अरे सोए कितने घंटे थे? उसका आकलन कभी आपने किया कि मैं 6 घंटे सोया, 5 घंटे सोया, 4 घंटे सोया या 8 घंटे सोया? सोया तो सोया, पर अच्छी नींद, गहरी नींद आई कि नहीं? कि उसमें भी विचार चल रहे थे और नींद अच्छी नहीं थी? और इसके साथ में जब आराम पूरा नहीं होता है तो फिर चढ़ता है आलस्य, और जब आलस्य चढ़ता है तो हमारी जो व्यायाम की शक्ति वो इग्नोरेंस में चली जाती है। मतलब मन में आएगा चलो उठो योग करते हैं, फिर विवेक बोलेगा अरे छोड़ो यार, आज तो सोने का मौका मिला है, आज सो जाओ, नहीं उठते, कल से करेंगे, पक्का कल से करेंगे। कल से देखो मैंने अलार्म भी लगा दिया, अपनी दिनचर्या का रूटीन भी तय कर लिया, कल से पक्का मैं योगा करने वाला हूं। कल आया, सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, अरे यार रात को कितना काम किया था, आज छोड़ो, आज नहीं जाते हैं वॉक पे, शाम के टाइम पे करूंगा ना खाना खाने के बाद में, और नहीं तो कल सुबह से तो पक्का करूंगा ही करूंगा। तो ये इग्नोरेंस हो जाता है। तो ये 3 मुख्यतर कारण हैं जो हमारी दिनचर्या तय करते हैं कि हमारी दिनचर्या स्वस्थ है या अस्वस्थ है। अगर हमारी दिनचर्या स्वस्थ होगी तो हमारी जीवन शैली भी स्वस्थ होगी, और अगर हमारी दिनचर्या अस्वस्थ है तो हम स्वस्थ जीवन शैली नहीं आनंद उठा सकते, वो भी अस्वस्थ रहेगी। तो ये तीनों चीजों को विस्तार से जानने के लिए और स्वस्थ दिनचर्या के लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है
अक्सर आपने सुना होगा वात, पित्त और कफ। पर ये वात, पित्त और कफ से पहले मैं आपको ये बताना बहुत जरूरी समझता हूं कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो पंच तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। जब ये पंच तत्व आपस में मिलते हैं तो हमारा शरीर निर्माण हुआ। आप देखेंगे जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो पृथ्वी तत्व को प्रतीत करती हैं। जो हमारे शरीर के अंदर रक्त है, जो हमारे शरीर का सिक्रीशन है, वो जल तत्व को प्रतीत करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जठरा अग्नि है, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जो खाली जगह है, जैसे बड़ी आंत है, पेट है, ये खाली है, ये हॉलो ऑर्गन्स हैं, ये आकाश तत्व को रिजेंबल करते हैं। अब इनका संतुलन है अगर तो हम स्वस्थ हैं, और इनका संतुलन बिगड़ेगा तो हम बीमार होंगे। और बीमारी कैसे आएगी? जब खाली स्पेस में, आकाश तत्व में कचरा भर दें। बड़ी आंत में कचरा भर दिया, बड़ी आंत भरी हुई है, और वायु लेना और छोड़ना, लंग्स के अंदर अगर हमने कफ भर दिया तो ज्यादा अधिक मात्रा में वायु ले नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। अगर इन दोनों का असंतुलन होता है तो वात दोष उत्पन्न होता है। पित्त दोष, हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व का संतुलन होना और जल तत्व का असंतुलन होना पित्त जो दोष को उत्पन्न करता है। और अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व मिला के कफ दोष को उत्पन्न करते हैं। यानी वात, पित्त और कफ, ये दोष हमारे शरीर में बीमारियों में उत्पन्न होते हैं। तो आज हम ये भी जानेंगे दोषों के कारण क्या हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, और उनका प्राकृतिक उपाय क्या है। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में आपको औषधालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर में ही, हर एक प्रत्येक व्यक्ति के घर में औषधालय बना हुआ है, और वो औषधालय है आपका किचन। हमारे किचन में वो सारी औषधियां उपलब्ध हैं जहां पर उन औषधियों का इस्तेमाल करके हम इन दोषों से निवारण पा सकते हैं। तो यहाँ पर संतुलन होना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर निर्माण जो हुआ वो प्रकृति और पुरुष जब मिले आपस में, प्रकृति जो है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और पुरुष जो है वो शिव को रिप्रेजेंट करता है। तो बुद्धि का निर्माण हुआ, बुद्धि से अहंकार आया, अहंकार 3 प्रकार का हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसी से ही मनस पैदा हुआ और हमारा शरीर के अंदर पंच कर्मेंद्रियास, पंच ज्ञान इंद्रियास उत्पन्न हुई। और जब तामसिक अहंकार उत्पन्न हुआ तो हमारे शरीर के अंदर 5 तन्मात्रास और 5 महाभूतास उत्पन्न हुए, जिससे हमारा शरीर निर्माण हुआ। तो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जैसे कानों से सुनते हैं, स्किन से सेंस करते हैं टच करके, आंखों से देखते हैं, टंग से टेस्ट लेते हैं और नाक से सूंघते हैं। ये हमें सेंस देता है। पंच कर्मेंद्रियाज हैं जिनसे, जैसे स्पीच, मुंह से बोलते हैं, हाथों से कार्य करते हैं, पैरों से कार्य करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो कचरा निकालते हैं शरीर से। उसी प्रकार पंच तन्मात्रा जो हैं, सुनने का काम, टच का काम, देखने का काम, टेस्ट का काम और स्मेल करने का काम, ये तामसिक अहंकार के माध्यम से उत्पन्न हुआ। और पंच महाभूतास का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, और उसी के बाद वात, पित्त और कफ उत्पन्न हुए।
तो ये शरीर के अंदर तो सामान्य रूप से होते हैं बैलेंस मात्रा में। जब इनका असंतुलन होता है तब बीमारी उत्पन्न होती है। और पहला दोष उत्पन्न जो होता है उसका जो कारण है, लक्षण है और प्राकृतिक उपाय है, वो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। दोषों के कारण में अगर मैं बात करूं, वात दोष मतलब वायु विकार, जिनको गैस का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, पेट फूल जाता है, फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम है, गैस पास नहीं होता, जिसमें से दर्द का अनुभव होता है, सीने में दर्द होता है, कभी 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 पेट में दर्द होगा, तो उसका कारण क्या है? कारण है गलत आहार, अति आहार, मैदे से बनी हुई वस्तुएं, बारीक आटा, बेसन, अधिक दालों का प्रयोग करना, मांसाहार का प्रयोग करना, गरिष्ठ भोजन लेना, आलसी जीवन, सूर्य स्नान या व्यायाम का नियम नहीं रखना और पाचन क्रिया की दुर्बलता, कब्जियत की परेशानी, ये इसके कारण। और अगर मैं निवारण की बात करूं तो निवारण से पहले लक्षण क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये कारण आपकी दिनचर्या में है तो आप अक्सर ये महसूस करेंगे कि आपके शरीर में वायु विकार होने से दर्द जो है वो बढ़ जाएगा या दर्द का लक्षण आपके शरीर में दिखना प्रारंभ होगा। तो यहां पर ये चीज समझनी है, चाहे पेट में दर्द हो, टांगों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या पूरे शरीर में दर्द हो, तो आप समझ जाइए आपके शरीर में वायु विकार प्रारंभ हो गया। और उसको ठीक करना आज से चालू करिए, कल पे मत छोड़िएगा, क्योंकि अचूक प्राकृतिक उपाय में भोजन सुधार मुख्य भूमिका रखता है। अगर आप भोजन सुधार कर लेंगे, गलत आहार जो कर रहे थे उसको आप परिवर्तन कर लेंगे, अति आहार, मैदे से बनी हुई वस्तुएं जो ग्रहण कर रहे थे उनको आप छोड़ देंगे, तो रूट कॉज एनालिसिस करके रूट कॉज को दूर करिए, जो उसका कारण है उसको दूर करिए, बीमारी अपने आप चली जाएगी। व्यायाम नहीं कर रहे थे तो व्यायाम का नियम रखिए और संतुलित विश्राम देना भी आवश्यक है। कब्ज से मुक्त रहना होगा आपको। वात दोष को रोकने के लिए जो हमारे किचन के अंदर मेडिसिन हैं वो क्या है? तो सॉल्ट पाउडर मतलब ड्राई जिंजर पाउडर, आप सूखा डायरेक्ट अदरक भी ले सकते हैं, अदरक पानी भी ले सकते हैं, हींग भी ले सकते हैं, अजवाइन, लहसुन, मूली, अंजीर और सेवफल, ये जो है वायु विकार दूर करने में आपको काफी मददगार रहेंगे। दूसरा दोष जो है वो है पित्त दोष, एसिडिटी, खट्टी डकारे आना, गले में जलन होना, ये क्या है? ये एसिडिटी है। हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस हो गया है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी देखिए आप, गैस्ट्राइटिस हो गया है मतलब आइटिस, पेट का सूजन को आइटिस कहते हैं। मैं इसको इस भाषा में, सामान्य भाषा में बोलता हूं, आपके पेट को आपने अधिक कार्य दिया, आपका पेट थक गया, अब वो इरिटेट हो रहा है, थोड़ा कुछ भी आप खाने के लिए डालते हैं तो वो अपनी परत जो है वो सूजन, स्वेलिंग कर देता है, ताकि आप समझ जाओ और समझदारी से आप अब खाने का प्रयोग जो है वो कम करो। हम क्या करते हैं, उसकी भाषा नहीं समझते, हम डाइजीन ले लेंगे, एंटासिड ले लेंगे और बोलेंगे नहीं, खाना तो स्वादिष्ट ही चाहिए। तो यहां पर समझना होगा कि पहला कारण जो है एसिडिटी का वो है गलत आहार, शक्कर, नमक या मिर्च अधिक मात्रा में लेना, खास करके मिर्च मसाले वाली चटपटी चीजें खाना, वो एसिडिटी का कारण है। नशीली वस्तुएं ग्रहण करना ये एसिडिटी का कारण है। दवाइयों का प्रयोग करना ये भी एसिडिटी का एक कारण है। और सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विचार
हमारे अगर गलत हैं, नकारात्मक विचार हैं, गुस्सा, चिंता करना, मानसिक तनाव, अशुभ चिंतन करना, ये मुख्य भूमिका अदा करते हैं पित्त दोष उत्पन्न करने के लिए। एसिडिटी मतलब आप अपने शरीर में ये लक्षण ध्यान रखें, जलन, जलन और जलन। कहीं पर भी आपको जलन हो, छाती में जलन हो, पेट में जलन हो, गुदा द्वार में जलन हो, मुंह में जलन हो, पैरों में जलन हो, कमर में जलन हो, ध्यान रखिएगा आपके शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ रहा है। उसके लिए क्या करना है? अचूक प्राकृतिक उपाय। अब आपको अपक्व भोजन लेना होगा, मतलब आपको बिना आग पे पका हुआ भोजन ग्रहण करना होगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, आग पर पका हुआ भोजन खा के आप जिंदा तो रह सकते हैं पर स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर स्वस्थ रहना है तो अपक्व भोजन ग्रहण करना होगा। ये मैं इसलिए बोलता हूं, प्रकृति ने अपने ही तेज तत्व से उन सभी खाद्य पदार्थों को पका लिया है। हम उसको गैस पे फिर से पका के उसके जो पौष्टिक तत्व है वो क्षीण कर देते हैं, और जब पौष्टिक तत्व क्षीण हो जाते हैं तो फिर आपको वो स्वास्थ्य लाभ नहीं देंगे, फिर तो वो आपके शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपके शरीर के अंदर लिक्विड्स अधिक मात्रा में लेने होंगे, जैसे फलों अथवा सब्जियों का रस ग्रहण करना, या जूस या सूप के फॉर्म में, वेजिटेबल सूप के फॉर्म में उसको ग्रहण करना आपको एसिडिटी पित्त दोष में आराम दिलाएगा। दूसरा, अशुभ चिंतन को आप कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? शुभ चिंतन से। तो आत्मविश्वास और शुभ चिंतन करके, सकारात्मक सोच रख के, प्रार्थना का नियम अपना के आप अपने आप को हमेशा सदैव के लिए मानसिक रोगों से बचा सकते हैं। पित्त दोष में जो विशेष रूप से लाभकारी है वो ऐसी औषधियां जो आप अपने घर में किचन में बना सकते हैं, जैसे गाय के दूध को फाड़ के उसका पनीर अलग कर दें, उसका पानी का सेवन करें तो आपको लिवर की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। लिवर डिजीज में बहुत लाभकारी है गाय के फटे दूध का पानी। अनार का रस, मौसम्बी का रस, पत्ता गोभी का रस, ये आपके पित्त दोष को शांत करने के लिए काफी लाभकारी। सब्जियों के जूस में कुछ मात्रा अगर आप लहसुन की मिला लेते हैं तो ये पित्त दोष को कम करेगा, आपके खून को पतला करेगा और हार्ट प्रॉब्लम से भी बचाएगा और जलन से भी बचाएगा। या बार्ले वाटर आप ले सकते हैं, जौ का पानी अगर आप वो ग्रहण करते हैं तो आपको पित्त दोष से आपको कभी भी जो उसकी जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो परेशानियां उत्पन्न होनी है, वो नहीं होंगी। याद रखिएगा, प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष रूप से त्याग वाली वस्तुएं बताई जाती हैं कि आपको किसका त्याग करना है। बिना त्याग के स्वास्थ्य हासिल नहीं हो सकता, इसलिए त्याग करना होगा। और पित्त दोष को ठीक करने के लिए आपको पक्व भोजन को, पक्व आहार को त्यागना होगा, अनाज दालें त्यागना होगा, नमकीन मिठाइयां त्यागना होगा, मिर्च मसालों की चीजें त्यागनी होंगी, मांसाहार को त्यागना होगा और चाय कॉफी नशीली वस्तुओं को त्यागना होगा। तभी पित्त दोष से आप बच सकते हैं। और उसके उपरांत जो आखिरी दोष है वो है कफ दोष। कफ दोष मतलब सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, फेफड़ों का श्रेय रोग। ये हमारे शरीर के अंदर हमारी जो श्वास लेने की क्षमता है उसको कम कर देता है। तो श्वास की क्षमता हम प्राणायाम से बढ़ा तो सकते हैं, पर आहार में परिवर्तन नहीं करेंगे
तो क्या होगा? ये कफ दोष उत्पन्न होता है गलत आहार, घी तेल चिकनाई अधिक मात्रा में ग्रहण करना, मक्खन और चिकनाई वाली वस्तुओं का सेवन करना, व्यायाम या परिश्रम का नियम नहीं रखना, आलसी जीवन और गंदा वातावरण, ये फेफड़ों की कमजोरी पैदा करता है। या तो अधिक बर्फ की वस्तुओं का ग्रहण करना, आइसक्रीम और चॉकलेट कोन्स खाना, उनसे भी हमारे शरीर में जो कफ है अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। हमें क्या करना है? इनके जो लक्षण हैं, इनके कारण दूर करने से जाएंगे। तो लक्षण में है सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, दमा, फेफड़ों का क्षय रोग, ब्लड प्रेशर या प्लूरेसी जैसी आदि बीमारियां, वो होती हैं हमारी कफ दोष में। कफ को गलाने के लिए विटामिन सी का सेवन करना बहुत जरूरी है। और मैं यहां समझता हूं विटामिन सी में सबसे उपयोगी है आंवला। अगर आप आंवला का सेवन करते हैं, आंवला जूस का सेवन करते हैं या सूखे आंवलों के टुकड़े अपने मुंह में रख के चूसते हैं, तो उससे आपका कफ दोष कम होगा। अंगूर या द्राक्ष अगर आप लेते हैं तो ये आपका जो कफ है उसको शरीर से बाहर निकालेगा। पर ध्यान रखिए, मुनक्का और अंजीर भी काफी लाभकारी रहते हैं जब आपके शरीर के अंदर कफ दोष हो और कफ को गलाने के लिए। आपको इससे अधिक जो औषधियां हैं वो ग्रहण करने के लिए आपको क्या करना होगा? कच्ची पालक का सेवन, मतलब पालक का जूस ग्रहण कर सकते हैं, कच्चा प्याज खा सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, शहद और अमरूद इनको आप सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर से जो कफ दोष है वो दूर होगा। त्याग करने वाली वस्तुओं में चिकनाई वाली चीजें, घी तेल चिकनाई वाली, गरिष्ठ भोजन, बर्फ की वस्तुएं, धूम्रपान खास करके उससे परहेज करनी होगी, उसको त्यागना होगा। उसे त्यागे बिना आप कफ दोष को दूर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर धूम्रपान की आदत है, आज आपने जितना भी प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक उपचार लिया और फिर से स्मोकिंग किया, धूम्रपान किया, तो वो वापस से कफ बढ़ जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी, इसीलिए उसको रोकना बहुत जरूरी है। गंदी हवा या आलस्य जीवन को त्यागना होगा, तभी आप इन दोषों से बच सकते हैं। ध्यान रखिएगा, निर्णय आपका है, चुनाव आपको करना है कि स्वस्थ दिनचर्या चाहिए या अस्वस्थ दिनचर्या चाहिए। अगर स्वस्थ दिनचर्या चाहिए तो ये परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे हम परिवर्तन करेंगे लाभ होगा। नहीं तो जीवन शैली के संबंधित जो बीमारियां हैं वो होती हैं गलत आहार से, गलत सोच विचार से, गलत रहन सहन से। और इन बीमारियों को बचने के लिए हमें ये कारण ही दूर करने होंगे। फिर चाहे अधिक आहार खाएं, चाहे खाने का मिश्रण सही ना हो, चाहे जंक फूड या फैटी फूड्स खाएं, या नकारात्मक विचार में हमें सेटिस्फेक्शन ना हो, चिंता करते हो, अधिक मात्रा में तनाव लेते हो, अधिक कार्य करते हो, गुस्सा आता है, डिप्रेशन में है, लो जेलसी है, ये कोई भी नकारात्मक विचार हो सकता है। और या तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ रिलैक्सेशन, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, या कब्जियत, टी कॉफी, अल्कोहल इनकी आदत होना या स्मोकिंग की आदत होना, ये तीनों कारण जो हैं ये बीमारी उत्पन्न करने के लिए सक्षम है। हमें कारणों को दूर करना है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस जो होती हैं वो अधिक तनाव लेने से, दिन प्रतिदिन की डेली हैबिट्स जो है, हमारी दिनचर्या की जो आदतें हैं उनका अधिक मात्रा में तनाव देना, उससे हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो नर्व एनर्जी है, वाइटल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, उसका डिप्लीशन होता है, वो उसकी कमी होती है हमारे शरीर के अंदर, जिससे कि हमारा शरीर पूर्णतः शरीर से कचरा नहीं निकाल पाता है, जिसको हम विजातीय द्रव्य कहते हैं, शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं और ये टॉक्सिन्स ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाते हैं। और जहां पर ये जाएंगे, जो कमजोर हिस्सा मिलेगा वहां जाके जमा हो जाएंगे, वहां पर जाके वो बीमारी पैदा करेंगे। तो गले में गए तो टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, सर्वाइकल में गए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, लंबार में गए तो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, पेट में गए तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, घुटने पे आए तो घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा।
अलग अलग जॉइंट्स में जाके जमा हो गया तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा। ये बीमारियां उत्पन्न होती जाएंगी। क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे जो शरीर के 4 एलिमिनेटिव ऑर्गन्स हैं उनकी कार्य क्षमता कम हो गई है। अब वो कार्य क्षमता कम हो गई है तो हमें क्या करना है? यहाँ पर ध्यान रखें, उनकी सफाई करनी है। जब सफाई करेंगे, शरीर से जो कचरा जमा हुआ है उनको निकालेंगे तो टॉक्सीमिया नहीं होगा, नहीं तो टॉक्सीमिया होगा। और गलत आहार की जो आदतें हैं उनको सही करना होगा। एसिड फर्मेंटेशन नहीं होगा, सूजन नहीं आएगी, अल्सर्स पैदा नहीं होंगे, क्योंकि गैस्ट्राइटिस के बाद में गैस्ट्रिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा तक जाता है ये प्रॉब्लम, यानी कैंसर तक रिजल्ट करता है। तो सबसे पहले रोकना क्या है? रोकना है गैस्ट्राइटिस, जो उसकी सूजन हुई है, जो इरिटेशन हो रहा है, उसको रोकना है। उसको कैसे रोक सकते हैं? आहार में सुधार करके। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये टॉक्सीमिया का किताब है जिसमें लिखा हुआ है बेसिक कॉज ऑफ डिजीज में ये बताया गया है, और ये 1974 से चला हुआ आ रहा है। और आज हम लोग ये लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में समझ रहे हैं, और ये विभिन्न कारण हैं, और इन कारणों के कारण से ही डिस्ट्रक्शन शरीर में हो रहा है, और उसके बाद में हम जो है इसका परिवर्तन कर रहे हैं 2022 में। तो आप सोचिए, जो चीज 1974 में लिखी हुई थी जॉन हेनरी टिल्डन, और यही लाइफस्टाइल डिजीजेस सिद्ध हो रही हैं, और यही बीमारी का कारण बन रही हैं और बीमार कर रही हैं। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो स्वास्थ्य इंडस्ट्री अच्छा नहीं है। जब बीमारियां कम होती जाएं तो स्वास्थ्य इंडस्ट्री जो है हमारा अच्छा है। हॉस्पिटल्स बढ़ना मतलब ये स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बीमारियों को रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे देश में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा हो तो ये अस्पतालें कम होती जाएं, जहां पर सब लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। आप जापान में देखिए, जापान में हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है। उतने साल इंडिया में बहुत कम लोग जीते हैं जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान में है। लाइफस्टाइल है। तो हमें ही दिनचर्या को समझना होगा, और ऐसी दिनचर्या, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने होंगे जिससे कि हम बीमारियों से बच सके। आप देखेंगे कि अधिकतम रोग, आप वीडियो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम जब खाना खाते हैं बैठ के बातचीत करते हुए, हम लोग जो है खाना खा रहे हैं, और उसको जो दांतों का काम है वो दांतों को नहीं दे रहे हैं। ये आप देखेंगे पेट में से कैसे खाना अंदर जा रहा है, बिना चबाए हमने खाना डाल दिया, पेट के अंदर गया, हम सोचते हैं पेट के अंदर दांत लगे हुए हैं, वहां पर चबाएगा पेट अपने आप। पेट क्या करेगा? पेट के ऊपर तो आपने और ज्यादा लोड दे दिया, तो वो एज इट इज गया। उसके बाद में फिर कोशिश करता है, पेट एसिड पड़ा हुआ है, मूवमेंट करना चालू करता है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाता है, छोटे छोटे फॉर्म्स में, और इसके अंदर एसिमिलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ये देखिए एसिड सिक्रीशन होकर गैस्ट्रिक जूस जो है वो मिक्सअप हो रहा है खाने के साथ में। तो जब ये खाने के साथ में मिक्स होगा, उसके साथ में फिर बाइल सिक्रीशन होगा। बाइल जो है, ये बाइल सिक्रीशन हो रहा है, फैट्स को जो है वो मेटाबोलाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बाइल सिक्रीशन हो रहा है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। ये मिक्सअप होके आगे खाने को बढ़ाता जाएगा, और ये लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत तक खाने को ट्रेवल करवाएगा। जब छोटी आंत से बड़ी आंत तक खाना ट्रेवल करता है तो इसके बीच में एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, जहां पर जो पौष्टिक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। और यहाँ पर ये जो है विलाइज कहते हैं इसको, रुएदार जो स्ट्रक्चर होता है विलाइज, ये स्ट्रक्चर है जहां पर आपको एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, मतलब सारे पौष्टिक तत्व यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे। और आप ये देखेंगे जब हम पूरी तरह से जब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम खाना जब चबा के खाएंगे तो हमारे मुंह से हमारा डाइजेशन का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। चबाने से सलाइवरी अमाइलेज जो है वो रिलीज होता है, खाने के साथ मिक्सअप होगा, और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन मुंह से चालू हो जाता है। उसके बाद में ये जाता है पेट में, और पेट में जाके ये डाइजेशन की प्रक्रिया करता है। पर हम क्या करते हैं? अधूरा, ये ग्रंथि लगी हुई है जहां पर सलाइवरी अमाइलेज देखिए सीक्रेट हुआ, खाने के साथ मिक्स हो गया। फिर जब ये पतला लई जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, बोलस बन जाता है, तो हम इसको अपनी जीभ के माध्यम से अंदर की तरफ फेंकते हैं, और फिर ये ईसोफेगस से
जो फूड पाइप है उससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से ये देखिए खाना नीचे उतरता है। और हम खाते कितनी जल्दी हैं, या टीवी बैठ के देखेंगे और खाते जाएंगे खाना, या तो फिर जल्दी जल्दी खाएंगे। और यहाँ पर पेट के अंदर जैसे ही पहुंचा तो इसने अपने टुकड़े करना चालू कर दिया, खाने को तोड़ के और छोटे फॉर्म्स में लेके गए। आपके ऊपर तय करता है कि खाने को अच्छे से चबा के खाना है या पेट को वो कार्य देना है। पेट को देंगे तो पेट जल्दी थकेगा, फिर पेट के संबंधित बीमारियां होंगी। और ये जैसे ही छोटी आंत में खाना आता है, यहाँ पर आप देखिए कैसे बाइल के साथ में मिक्सअप हो गया खाना, और फैट सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन होके डाइजेस्ट होना चालू हुए। धीरे धीरे ये छोटी आंत से ट्रेवल करके बड़ी आंत तक खाना पहुंचेगा, और वहां पर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आंतों की परत पर चिपक जाएंगे और खून के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाएंगे। ये आप देखिए, खाना जो एंड प्रोडक्ट है वो अलग हो गया, और इसमें जो पीले कण और हरे कण आपको दिख रहे हैं वो आंतों से चिपक जाएंगे। ये न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर रक्त में आ जाएंगे, और आंतों से ये एब्जॉर्ब होके खून में रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में भेजे जाएंगे, और जो कोशिका को जो पौष्टिक तत्व चाहिए वहां तक उनको पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये विलाइस के स्ट्रक्चर से एब्जॉर्ब होगा, खून रक्त के माध्यम से ये पूरे शरीर में चला जाएगा। कचरा होगा तो एब्जॉर्ब क्या होगा, कचरा ही होगा। पौष्टिक तत्व अगर होगा तो पौष्टिक तत्व एब्जॉर्ब होगा। तो हम जैसा आहार देंगे हमारा स्वास्थ्य वैसा होने वाला है। अच्छा आहार देंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, और अच्छा आहार नहीं देंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। ये यहाँ पर देखिए एब्जॉर्ब हो गए, पूरे सर्कुलेशन में चले गए, पूरे शरीर में ये ट्रेवल करके पहुंच जाएंगे। और जहां जहां पर कचरा है वो भी वहां से कलेक्ट करते हुए खून के माध्यम से आके फिर ये पसीने के माध्यम से, श्वास के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से और मल के माध्यम से कचरा निकल जाता है शरीर से बाहर। तो यहाँ पर समझना ये बहुत जरूरी है कि खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने खाने को इंपॉर्टेंस देके 2 बार 3 बार 4 बार खाना प्रारंभ कर दिया। नहीं, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एका भोक्ते महायोगी, एक ही बार जो खाता है वो महायोगी है, 2 बार जो खाता है वो महाभोगी है, और 3 बार जो खाता है वो महारोगी है, और जो 4 बार खाना खाता है वो तो सदा रोगी। तो किस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तय आपको करना होगा, क्योंकि फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। अगर उपवास हम करते हैं तो प्रभु के चरणों में वास करते हैं, तो आध्यात्मिक की तरीके से लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, पर शारीरिक रूप से अधिक लाभ मिलता है। इसीलिए अगर उपवास चिकित्सा की मैं बात करूं, क्या है उपवास? लंघनम परम औषधम, सर्वे रोग मलवशः लंघनम परम औषधम। हमारे वेद में लिखा हुआ है कि अगर हम लंघनम करते हैं तो हर एक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की ताकत लंघनम में रहती है। मतलब सभी बीमारियों का कारण जो है शरीर के अंदर मल का जमा होना है, और हम शरीर से मल ही दूर कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के उपवास होते हैं। उपवास में हम किसी प्रकार का भी आहार ग्रहण नहीं करते, फिर चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो फूड हो। ऐसा नहीं है कि चॉकलेट मिल्क शेक लें और बोलें कि यार मैं तो उपवास पे हूं ना, वो तो अधिक कैलोरीज हो गई, आपने खाना ना खा के अधिक कैलोरीज दे दी। तो हमें क्या करना है, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उपवास की प्रक्रिया करनी है। फिर चाहे आप विभिन्न प्रकार के उपवास करें, पर याद रखिए उपवास की तैयारी होना बहुत जरूरी है, और तोड़ना बहुत जरूरी है। तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आना चाहिए। उपवास के जस्ट बाद अगर आपने गरिष्ठ भोजन कर दिया तो वो शरीर को नुकसान करेगा, पर आपने अगर उसके बाद में उपवास के बाद उसको तोड़ना सीख गए तो आसानी से आप उपवास कर सकते हैं। तो इसका प्रिपरेशन होता है और ब्रेकिंग डाउन फेज होता है, जो आपको आना चाहिए। होता क्या है, हम नॉर्मल डाइट खाते हैं, फिर हम उबले हुए खाने पे आते हैं, फिर हम कच्चा आहार ग्रहण करते हैं, फिर फ्रूट्स पे आते हैं, तब जाके जूसेस पे आएंगे, और जूसेस के बाद में फिर केवल पानी ग्रहण करेंगे। वो उपवास है सही मायनों में।
और उसके बाद तोड़ना कैसे है? तोड़ना भी ऐसे ही है, पानी से जूसेस पे। एकदम से आप छोले भटूरे खाने मत चले जाइए। आपको क्या करना होगा? जूसेस से पानी, पानी से जूसेस पे, फिर जूसेस से फ्रूट्स पे, फ्रूट से कच्चे आहार पे, कच्चे आहार से उबले आहार पे, और उसके बाद में फिर नॉर्मल डाइट पे आना है। विभिन्न प्रकार के उपवास होते हैं। आपने अन्ना हजारे फास्टिंग सुना होगा, महात्मा गांधी फास्टिंग सुना होगा, ये पॉलिटिकल फास्टिंग है। आपने स्पिरिचुअल फास्टिंग में एकादशी का उपवास, रमजान का उपवास, आपने नवरात्रों का उपवास सुना होगा, किया भी होगा। पर जो थेरेपेटिकल फास्टिंग होता है, जिसमें केवल पूर्णता आपके शरीर में लाभ हो साइंटिफिक तरीके से, वही फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। ब्रह्मास्त्र का काम करेगा उपवास। जब कोई चिकित्सा पद्धति काम नहीं करती है, तब उपवास चिकित्सा काम करती है। विश्वास रखना बहुत जरूरी। आप विश्वास रखेंगे, उपवास करेंगे, फिर देखिए जटिल से जटिल बीमारियां आप शरीर से दूर कर सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे, हम ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं, वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, मोनोडाइट फास्ट कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनको हम फ्रूट्स पे रख देते हैं, पर उनके ड्यूरेशन बहुत जरूरी है। कुछ लोग शॉर्ट फास्टिंग करते हैं, कुछ इंटरमिटेंट करते हैं, कुछ लॉन्ग फास्टिंग करते हैं। तो हम शॉर्ट फास्टिंग यहाँ पर अपने डिटॉक्स प्रोग्राम में भी कराते हैं। और सबसे इजीएस्ट जो तरीका है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। 16 घंटे का उपवास, 8 घंटे का विंडो पीरियड खाने का। उसके अंदर 2 ही मील्स लें, प्राकृतिक आहार ग्रहण करें। जब आप ये करते हैं तो आप उपवास के अधिकतम लाभ ले सकेंगे। तो याद रखिए, इस 8 घंटे के अंदर 2 बार जब मील्स ले रहे हैं, तो आप फ्रूट्स ग्रहण कर सकते हैं और सैलड्स ग्रहण कर सकते हैं। पका हुआ भोजन नहीं लीजिए। और बाकी के जो 18 घंटे हैं, उसके दौरान केवल पानी का सेवन करें। फिर आप देखिए आपके शरीर में कितना अच्छा लाभ होता है। ये दूसरा तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का। ध्यान रखिएगा, पेट के संबंधित बीमारियां, अनहेल्दी इंटेस्टाइन हमारा ऐसा दिखता है। हमारा पेट कंफ्यूज हो जाता है, इंटेस्टाइन कंफ्यूज हो जाती है कि ब्रेकफास्ट को बाहर निकालूं, लंच को निकालूं या डिनर को निकालूं। हमने 3 मील्स खाया और कभी कभी 4-5 भी हो जाता है, तो ये ऐसी हालत हो जाती है, जिसके कारण से फिर हमको कब्ज को ठीक करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। और कब्ज जो है मुख्यतर कारण है बीमारियों का। क्यों करना है शरीर शुद्धिकरण? क्या होगा शरीर शुद्धिकरण से? शरीर शुद्धिकरण से आपका शारीरिक रूप से शरीर से कचरा निकलेगा, जो आहार से, योगा थेरेपी से और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से हम करते हैं। विचारों का शुद्धिकरण ध्यान की प्रक्रिया से, अवेयरनेस सेशन और प्राणायाम से हम विचारों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। दूसरा है इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन। तो हम अवेयरनेस सेशंस, एंटरटेनमेंट और जो काउंसलिंग करते हैं, उसके माध्यम से इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लोग डिप्रेशन से बाहर आके स्वस्थ दिनचर्या जीना प्रारंभ कर देते हैं। डिप्रेशन भूल जाते हैं क्या होता है डिप्रेशन, आनंद में रहना प्रारंभ करते हैं। तो हम आनंद मेले का भी यहाँ पर डिटॉक्स प्रोग्राम में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जो मैंने आपको बताई सही करने के लिए। और उसके लिए आहार बहुत जरूरी तो है ही, पर हेल्दी लाइफस्टाइल के ये 5 कंपोनेंट हैं, जहां पर आचार, विचार, आहार, विहार और संस्कार, ये 5 चीजों को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अगर हम हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते हैं, विचारों का सही सकारात्मक विचार रखते हैं, सही एटीट्यूड रखते हैं, आहार हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ग्रहण करते हैं, और प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कुछ गेम्स, कुछ टहलना, कुछ हंसी मजाक करना, कुछ आनंद में रहना, एंटरटेनमेंट में रहना, मौज करना, ये सब चीजें जो है आपका पर्सनालिटी बनाता है। फिर देखने से ही लोग आपको कहेंगे बड़े फिट लग रहे हो यार, बड़े स्वस्थ लग रहे हो। और नहीं तो बोलेंगे क्या हो गया यार, तबीयत ठीक है, नहीं है, बीमार तो नहीं हो। वो देखने से ही पता चल जाएगा, ये पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट करेगा। और उसके लिए ये 10 एक्टिविटीज सुबह को हम लोग जरूर ध्यान देते हैं। सुबह को जल्दी उठना, उसके बाद में ऊषा पान करना, सुबह सुबह आप पानी का ग्रहण करें। और उसके बाद पहले के समय नीम के दातून से दांत साफ करते थे। फिर हम लोग जो है प्राकृतिक घर का ही बना हुआ मंजन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हल्दी, फिटकरी, सेंधा नमक, काला मिर्ची और सरसों का तेल ये मिक्स किया हुआ सुबह के टाइम पे हम मंजन करें।
टांग को जीभ को साफ करने के लिए हम नमक पानी के गरारे करते हैं, मलमूत्र विसर्जन करने के लिए। पेट साफ नहीं होता जिनका, उनको एनिमा की प्रक्रिया करवाते हैं। आंखों को साफ करने के लिए आई वॉश कप जो है वो, उससे हम लोग आंखों को धोने की प्रक्रिया करवाते हैं। एक्सरसाइज में योग और प्राणायाम, सेल्फ मसाज, सूखा घर्षण अगर आप करते हैं नहाने से पहले तो वो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। और बाहरी गंदगी दूर करने के लिए नहाने की प्रक्रिया और ध्यानात्मक क्रिया, मन को शांत रखने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया करें। फिर ओम का उच्चारण करें, चाहे फिर आप अपने श्वासों को जो है वो ध्यान एकत्रित करें और मेडिटेशन की प्रक्रिया करें। ये 10 एक्टिविटी अगर आप ऐड करते हैं तो आपकी दिनचर्या स्वस्थ है। और अगर ये 10 एक्टिविटी, और बहुत टाइम नहीं लगता है इसको, 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी एक्टिविटीज हो सकती है। याद रखिए, स्वास्थ्य संरक्षण के 5 नियम बहुत जरूरी, और ये 5 सिद्धांत जब आप सीख जाएंगे, ये सिद्धांत आप जब अपनाएंगे, तो मैं नहीं समझता फिर रोग आएगा। रोग नहीं आएगा, रोग की छुट्टी हो जाएगी। दिन में 2 ही बार खाना खाना है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है, 2 बार अपने इष्ट देव प्रभुदेव को प्रार्थना करिए कि आपने इतना अच्छा जीवन दिया है, मैं ग्रेटिट्यूड का भाव रखिए, धन्यवाद करिए, इतना अच्छा जीवन दिया है। दुख कभी नहीं आएगा, रोग भी नहीं आएगा कभी। सुबह को उठने के बाद और रात को सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद करिए कि आपने जो कुछ दिया बहुत अच्छा दिया। तो फिर आप देखो, जिसको आप ग्रेटिट्यूड करते हो उसके अंदर का भाव कितना अच्छा हो जाता है। मान लीजिए आप अपने मित्र को धन्यवाद कर रहे हैं, तो आपका मित्र क्या सोचता है, यार कितना अच्छा बंदा है मेरा, यार मेरे को पर्सनली आके रोज वो मेरे काम जो मैंने उसको किया तो उसके लिए धन्यवाद बोलता है। तो आप बोलो प्रभु को 2 बार धन्यवाद करोगे तो वो आपका कितना ख्याल रखेगा। तो ये भाव होना बहुत जरूरी है। 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालिए और हफ्ते में 1 दिन उपवास जरूर करिए। जब हम इनका अनुसरण करेंगे, इन सभी बातों का अनुसरण करेंगे, तो हम स्वस्थ दिनचर्या में रहेंगे। और ध्यान की प्रक्रिया, आप YouTube पे डॉक्टर गुलाब मेडिटेशन डालेंगे तो एक 40 मिनट का आपको मेडिटेशन का लिंक मिलेगा। अगर आपको नींद नहीं आती है, सर दर्द रहता है, डिप्रेशन है, अगर आप अपने आप में अस्वस्थ महसूस करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, तो ये मेडिटेशन की प्रक्रिया करिए। नींद की प्रॉब्लम तो आपकी मिनटों में गायब हो जाएगी। आपको बहुत अच्छी नींद आएगी ये मेडिटेशन करने से, आप करके देखिए। उसके बाद में विशेष रूप से 10 दिन का जो रोग निवारण शिविर हम लोग यहाँ पर आयोजित करते हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हम करवाते हैं, और वो खास करके लाइफस्टाइल डिजीजेस को ठीक करने के लिए ही करते हैं। और काफी लोग अपनी दिनचर्या को परिवर्तन करके स्वस्थ हो चुके हैं। पूरे दिन का दिनचर्या सुबह 5 बजे से 6 बजे से चालू हो जाता है। 5 से 6 के बीच में प्रातः जागरण नित्य कर्म करने के बाद 6 से 7 बजे तक योग अभ्यास करवाते, 7 से 7:30 यौगिक क्रियास करवाते हैं। उसके बाद में हर्बल पेय, सुबह की चाय गर्मा गर्म, पर वो नेचुरोपैथी वाली होती है, तो वो 7 से 7:30 तक देते हैं। 7:30 के बाद में फिर आप जो है चाय ग्रहण करने के बाद आप व्याख्यान सत्र के लिए आते हैं, जहां पर हेल्थ अवेयरनेस, आपको इतना ज्ञान दिया जाता है जो ज्ञान आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो 8 से 9:30 बजे तक व्याख्यान सत्र होता है, और 9:30 के बाद में फिर उपचार की विधि होती है। 12 बजे तक उपचार चलता है, जिसमें मिट्टी पट्टी, एनीमा, मसाज, उसके बाद में फिर स्टीम बाथ, अलग अलग प्रकार के पूरे नेचुरोपैथी के उपचार कराते हैं, ताकि आपके शरीर से गंदगी बाहर निकले। और 12 से 1 बजे के बीच में फिर आपको प्राकृतिक, स्वादिष्ट, पौष्टिक, सुपाच्य भोजन देते हैं। खाने की 3 कसौटियां हैं, याद रखिएगा। अगर आपका खाना स्वादिष्ट है, सुपाच्य नहीं है, तो वो आपका खाना नहीं है। अगर आपका खाना स्वादिष्ट है, सुपाच्य है, पर पौष्टिक नहीं है, तो भी वो आपका खाना नहीं है। आपका खाना स्वादिष्ट भी होना चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए, और सुपाच्य भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें उसके अंदर हैं, तो आप स्वस्थ आहार, प्राकृतिक आहार ग्रहण कर रहे हैं, नहीं तो ये आपका खाना नहीं है। उसके बाद 1 से 3 बजे तक रेस्ट टाइम होता है। 3:30 से फिर उपचार की विधि चालू होती है, 3:30 से 5:30 बजे तक।
और उसके बाद में फिर 5:30 से 6 बजे तक मेडिटेशन होता है, फिर 6 से 7:30 बजे तक सायंकालीन व्याख्यान सत्र और रात को आनंद मेला आहार के बाद में। तो जब ये पूरी दिनचर्या आप अपनाते हैं 10 दिन के लिए, तो उसमें आपको आपकी अस्वस्थ दिनचर्या से स्वस्थ दिनचर्या मतलब रोग आपका शरीर छोड़ के चला जाता है और स्वास्थ्य आपके शरीर में आना प्रारंभ हो जाता है। मतलब हो गया ना परिवर्तन, और वही आपका स्वास्थ्य का नियम है। हमने अपने कुछ केस स्टडीज किए और यहाँ पर हमने देखा जो लोगों ने ये 10 दिन का रोग निवारण शिविर किया, उनका वेट तो कम हुआ ही हुआ, उनका बीपी भी कंट्रोल हो गया, दवा नहीं ली और शुगर भी कंट्रोल हो गया। जब आए थे हमारे पास तो 170 और 90 92 उनका ब्लड प्रेशर था विद दवाई के साथ में, और जब वो 10 दिन के बाद में हमने उनका मेंटेन किया, चेक किया, तो देखा तो 130 और 82 पे कंट्रोल चल रहा था और कोई तनाव नहीं था शरीर में। वैसे ही शुगर की दवाई ले रहे थे, तो जब आए थे तब 326 mg पर डेसीलीटर उनका शुगर लेवल्स था और बिना दवाई के 118 पे 10 दिन के बाद में शुगर लेवल आने लगा। मतलब आहार को औषधि बना लिया। औषधियाँ आहार की तरह तो ग्रहण करते ही हैं, पर हमें क्या करना है, हमें अपने आहार को औषधि बनाना है। जब ये बना लेंगे तो हम पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। ये कुछ एक्टिविटीज के फोटोग्राफ्स हैं जो हमारे 10 दिन के रोग निवारण शिविर में एक्टिविटीज कराते हैं हम लोग, और ये हमारे आने वाले डिटॉक्स कैंप का शेड्यूल है। तो आप में से या आपके परिजनों में से कोई इच्छुक हो तो वो ये 10 दिन का डिटॉक्स शिविर कर सकता है। पूरे भारत से हमारे यहाँ पर लोग आते हैं और स्वस्थ निरोगी होके जाते हैं, और खास करके बीसी छाबड़ा सर को मैं थैंक्स कहूंगा। स्पेशल कैंप उन्होंने अरेंज किया है नवंबर की 22 तारीख से 1 तारीख तक। ये हमारी कैंप का डेट्स नहीं था, हमारा मंथली शिविर का डेट्स था 11 से 20। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे कोर वॉलंटियर्स के लिए 22 से 1 दिसंबर का आप रखो, जहां पर पूरा आरसीएम ग्रुप जो है हम इस कैंप में जरूर आएंगे। और बहुत सारे लोगों ने इसमें बुकिंग्स कर भी ली हैं, कुछ ही बाकी बची हुई हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे मैंने नंबर दिया है, इस नंबर पे आप कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। और एक वीडियो और प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट किचन मेडिसिन, अगर आप विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं किचन मेडिसिन के बारे में, तो ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। आपको सर्च करना होगा बेस्ट किचन मेडिसिन डॉक्टर गुलाब, तो वो प्लेलिस्ट आ जाएगा। आप सेव करके रखिए अपने यूट्यूब चैनल पर, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं और इनका उपयोग करके अपना जीवन निरोगी बना सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ये हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, करीबन 300 से ज्यादा वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ वाला वीडियो आप जरूर देखें। आप सर्च करेंगे फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ डॉक्टर गुलाब, तो आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आप जरूर देखिए, इत्मीनान से देखिए, आप समझ जाएंगे उपवास करने से आपको कितने चमत्कारी परिणाम मिलने हैं। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से मैंने आज कोशिश करी है सारी जानकारी देने के लिए, और भी अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे थैंक यू सर, मैं आप ही को ही इंतजार कर रहा था। मैंने कहा कब होंगे दर्शन आपके। नहीं, वो मैं कल रात को बहुत लेट आया था। हाँ जी सर। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कल पहली बार मैं जब ट्रेन में बैठा तो किसी ने मेरे को जो फूड दिया वो मार्केट का दे दिया। मैं मार्केट का फूड कभी नहीं लेता हूँ और उसकी वजह से मैं अनईजी हो गया। तो यानी फूड, जो बात आप अभी कह रहे थे कि अगर गलत आहार जाता तो कितना उसका परिणाम दुष्परिणाम हमें, वो बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल है। और सभी साथियों को मैं पहले तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने बिल्कुल मतलब बहुत शॉर्ट में इतना बढ़िया चीजें, पूरा एक तरह से बी और ऑन डॉक्टर का जो पूरा एक रिलेशन दे दिया, जिसमें और कैसे हम घर पे, कुछ लोगों ने एंकरेज किए हुए हैं, उनको अगर आप इजाजत देंगे तो हम ले लेंगे जी। और लेकिन मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि सर के संपर्क में मैं फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ वाले वीडियो से ही आया हूँ। कोविड काल में हम लोग देख रहे थे फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ का वीडियो,
और उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं भोपाल चला गया, और फिर तो जो हमारा रिश्ता बना, फिर उसके बाद हमने कई कैंप ऑर्गेनाइज किए, और अभी 22 एनिवर्सरी के बाद में 22 नवंबर से 1 दिसंबर का आरसीएम फैमिली के लिए कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आप लोग ये उसको, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने परिवार को। और अब तक हम कई 5 या 6 कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, और सभी के सफल परिणाम है, जिसमें हमारे सीनियर लीडर करीब करीब काफी लोग जा चुके हैं। और अभी कभी हम 5 दिन के लिए गए तो सबकी इच्छा थी कि सर इतनी बढ़िया जगह 10 दिन के लिए क्यों नहीं, तो 10 दिन का कैंप 22 नवंबर से 1 दिसंबर का बुक कराया हुआ है। आप लोग अपना, अपने परिवार का, मतलब सभी सीनियर कोर लीडर वहां पर उस दौरान मिलते हैं। तो जो लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं, जितेंद्र जी, जी आप जी जी उनको जी 1 बाय 1 एक बार ले लें। हाँ, सबसे पहले मैं मिस्टर सतवंत जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको मैंने अनम्यूट किया है। आइए अपना वीडियो ऑन कीजिएगा और हैंड रेज कीजिएगा जिन्होंने कुछ पूछना है। तो सतवंत जी आपको मैंने कर दिया अनम्यूट। कुशल चावड़े जी को जी किया है ये। जी सर, गुरुदेव को बोल। प्रणाम सर। सर मेरा ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे स्किन डिसीज जो होता है, क्या स्किन डिसीज भी इससे ठीक होता है? स्किन डिजीज तो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा आपका, क्योंकि स्किन जो है वो हमारा दर्पण है। पूछ रहे हैं कि स्किन डिजीज का किस में कवर करते हैं और स्किन डिजीज के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, स्किन डिजीज हमारा दर्पण है। जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हैं, वैसे ही स्किन पे अगर कोई रैशेस है या स्किन का डिजीज है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो है, जो गंदगी जमा हुई है, वो बाहर रिफ्लेक्ट करता है हमारे स्किन पर। और खास करके ये उस कंडीशन में होता है जहां पर शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकल पा रही है पसीने के माध्यम से। इसीलिए वहां पर जो है ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन होके और सोरियासिस जैसी परेशानी, डर्मेटाइटिस जैसी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको आहार में परिवर्तन करना होगा, और खास करके थोड़ा सा व्यायाम का नियम अपनाना होगा ताकि पसीना निकलना प्रारंभ हो। पर याद रखिएगा, स्किन डिजीज में एक जो जहर हम ग्रहण करते हैं ना, उसको दूर करना होगा, और वो जहर है नमक। आप देखेंगे जितना नमक अधिक खाएंगे, और आपको नमकीन चीजें ही पसंद आएंगी, इसीलिए आप जितना नमक अधिक खाएंगे, वो आपके पसीने के माध्यम से ही बाहर निकलना है, और वो आपको जलन पैदा करेगा, ईचिंग पैदा करेगा, खुजली होगी, फिर आप उसको ईचिंग करेंगे तो उससे रैशेस पैदा होंगे, ब्लड निकलेगा। तो हमें शरीर का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। जब शरीर का शुद्धिकरण होगा तो आपका पूर्णतः स्किन प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा, और आपका स्किन नेचुरली ग्लो करेगा, क्योंकि वो अंदर, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है ना, वो बाहर स्किन में दिखाएगा। आपके शरीर के अंदर अगर स्वस्थ स्वास्थ्य चल रहा है, अच्छा ब्लड चल रहा है, खून में गंदगी नहीं है, तो बाहर का स्किन अच्छा होगा। अगर खून में गंदगी है तो बाहर का स्किन अच्छा नहीं होगा। तो आप नेचुरोपैथी का, जैसे सुबह के टाइम पे घर में, अभी जब तक आप किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाएं और उपचार करें, घर पर आप क्या कर सकते हैं, सुबह के टाइम पे 10 से 15 मिनट आप सूर्य स्नान लीजिए, सन बाथ, जो आपका शरीर से पसीना भी निकलेगा, और 15 से 20 मिनट आप वॉक का रूटीन रखिए। फिर आप देखिए आपके शरीर से जो है गंदगी बाहर निकलेगी। नमक आप बंद कर दीजिए, और कुछ दिन के लिए आप पका हुआ भोजन भी बंद करके अपक्व भोजन पे आइए। मतलब फ्रूट्स पे आप अधिक मात्रा में रहिए, फ्रूट सेवन करिए, एक टाइम फ्रूट्स करिए, एक टाइम आप सैलेड्स लीजिए, और फिर भूख लगती है तो आप जूसेस ग्रहण करिए। और आपके लिए औषधीय जूस जो रहेगा वो गाजर का जूस रहेगा, कैरेट जूस, बीटा कैरोटीन रहता है जो स्किन के नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आप गाजर का जूस अगर सेवन करते हैं तो उससे आपका स्किन हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। श्यामदेव जी को मैंने अनम्यूट किया। श्यामदेव जी आइए। हाँ सर, सभी साथियों को जय आरसीएम, जय स्टार आरसीएम। सर समय के अभाव के चलते मैं सर से जानना चाह रहा था कि आंख का रोशनी जब कम हो जाता है तो उसके लिए क्या उपचार करना चाहिए सर? आंख का रोशनी जब कम हो जाता है तो आप ध्यान रखिए, विटामिन ई और विटामिन ए की 2 आवश्यकताएं होती हैं आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। उपचार की विधि में तो आंखों का आई वॉश कप जो मैंने दिनचर्या में दिखाया था,
कि आई वॉश करना है तो आंखों को त्रिफला के पानी से धोना है डेली। अब त्रिफला का पानी बनाएंगे कैसे? 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर 1 गिलास पानी में रात भर सुखो दें, डाल दें उसके अंदर। सुबह को उस पानी को आप छान के उस आई वॉश में, ये मेडिकल के स्टोर पे आपको कहीं से भी मिल जाएगा आई वॉश, उसको आप ले लें, उसके अंदर वो त्रिफला का पानी डालें और आंख पर रखें, उसको खोलें, बंद करें। आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे। जब ये प्रत्येक दिन आप ये प्रक्रिया करेंगे तो उससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। पर ध्यान यहाँ पर देना है, अगर किसी ने आंखों की सर्जरी करवाई है 6 महीने के भीतर तो ये प्रक्रिया नहीं करनी है। फिर आपको केवल सादे पानी से आंखों को धोने का है, फिर त्रिफला के पानी से नहीं धोने का। अगर सर्जरी करवाई है तो, अगर सर्जरी नहीं करवाई है तो आप त्रिफला के पानी से धोएंगे तो इससे रोशनी आपकी बहुत अच्छी होगी। और खाने में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, 4 बादाम रात को भिगो दें, सुबह को छिलका उतार दें। वो बादाम आप तब तक मुंह में चबाएंगे जब तक वो पूरी तरह से दूध नहीं बन जाता, मतलब लिक्विड नहीं हो जाता। हम क्या करते हैं, 4 बार तोड़ा, उसको अंदर खा लिया, हम सोचते पेट के अंदर दांत है, ऐसा नहीं है। तो उसको अच्छे से चबा के उसको पूरा मिल्क फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वो एब्जॉर्ब होगा विटामिन ई और आंखों को रोशनी के लिए देगा। दूसरा, गाजर का जूस, ये आप अगर सेवन करते हैं तो इससे रोशनी बहुत अच्छी होगी आपकी आंखों की। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में मीना नेहरा जी हैं बहन, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। मीरा जी, मीना नेहरा जी। नहीं, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, सर मेरे को ना एसिडिटी ज्यादा बनती है, पानी भी नहीं पचता है, इससे मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने पित्त दोष का बताया, आपने सुना वो पूरा पित्त दोष का? नहीं सर, मैंने बाद में क्लास लगाई। हाँ तो कोई बात नहीं है, ये YouTube पे अवेलेबल रहेगा। हाँ, सर के YouTube चैनल पर ये पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। उसमें मैंने बहुत विस्तार से पित्त दोष के बारे में बताया है, उसका कारण क्या है, उसके निवारण के लिए क्या करना है और उसका लक्षण क्या है। आप पित्त दोष के लिए पेठे का रस हो या पत्ता गोभी का रस हो, इसका सेवन करना चालू करें। आपका पित्त दोष जो है वो कम होता जाएगा, पित्त शांत होगा तो फिर आपका पानी भी पच जाएगा। और वो पूरा विस्तार से आप वीडियो देखें जो उसमें हम लोगों ने अभी सर के चैनल पर जो लाइव चल रहा था। ठीक है सर, वो भी देख सकते हो, डॉक्टर गुलाब के चैनल पे जाके भी आपको पित्त दोष के बारे में मिल जाएगा। जी ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर आवाज आ रही है? एक बार फिर से बोलेंगे, आवाज आपका क्लियर नहीं हुआ। ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है तो उसको जो है मतलब कच्ची डकारें आती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफी समय से है। तो सर उसको मैं अपना यहाँ जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बायो एज भी दे रही हूँ, बट अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। पित्त दोष के इसमें जो वात दोष है, वायु विकार के लिए आप उसको क्या करिए, रात को सौंठ और शहद दे दीजिए। सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर और हनी, ये एक बार लेने के लिए आप दीजिए, तो उससे जो है वायु विकार जो है दूर होगा। और आप एक बार उसको अदरक वाला पानी भी दे सकते हैं। अदरक, केवल अदरक वाला पानी आप देंगे तो उससे भी जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसका ठीक होगा। और नहीं तो रात को सोने से पहले जीरा अजवाइन का पानी, अगर जीरा अजवाइन का पानी देंगे तो उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यस सर। ओके ओके, चलिए मैं दे रहा हूँ BM गौतम जी को। सर थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मैं लास्ट में इनको ले लेता हूँ। मिस्टर BM गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जयाक्षम गुरुदेव को प्रणाम। मेरा थोड़ा सा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह सुबह जुकाम की समस्या रहती है, तो आपसे सर कुछ जानना चाह रहा था। सुबह सुबह पर क्या, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? जुकाम की समस्या रहती है। जुकाम की समस्या रहती है। हाँ, देखिए जुकाम सुबह को जो होता है वो इसलिए होता है कि हम रात को तली हुई वस्तुएं खाते हैं, तेल वाली, तेल चिकनाई वाली, जैसे पकोड़े हो गए, पूरी हो गई, या
छोले भटूरे हो गए, रात को किसी दिन गरिष्ठ खाया ना तो सुबह को जुकाम बहुत अधिक होगा। तो हमको क्या करना है, पहले तो वो खाना बंद करना है, तेल वाली चीजें रात के समय नहीं खानी है। और दूसरा, सुबह को जैसे ही उठते हैं और जुकाम है तो आपको स्टीम इनहेलेशन करना है। जो हम स्टीमर आता है उसके अंदर आप तुलसी के 4 पत्ते डाल के उसका स्टीम लेंगे, या जल नीति का प्रक्रिया होता है। जल नीति का प्रक्रिया करने से ये एलर्जी का प्रॉब्लम कभी कभी रिफ्लेक्ट होता है, डस्ट एलर्जी के कारण से भी सुबह के टाइम पे ये प्रॉब्लम होता है। या बहुत लोगों को नेसल पॉलिप होता है, या डीएनएस का प्रॉब्लम है, डेविएटेड नेसल सेप्टम है, उनका म्यूकोसा बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा भी डस्ट लगा तो छींके आना चालू हो जाएंगी, सुबह को उठेंगे ठंडी हवा लगी तो छींके ही छींके आना चालू हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में अदरक नींबू पानी का सेवन सुबह को आपको करना होगा। क्या करना है, 1 गिलास पानी ले लीजिए, एक भगोनी में डाल दीजिए, उसको अच्छे से बॉईल करिए, उसके अंदर थोड़ा सा अदरक कूट के आप डाल दीजिए, उसको बॉईल होने दीजिए। जब अदरक का एसेंस पानी के अंदर आ जाएगा फिर गैस से आप उसको उतार लीजिए और उसको थोड़ा सा गुनगुना होने दीजिए। फिर आप उसको छान के एक नींबू निचोड़ लीजिए और 1 चम्मच शहद मिला के, ये सुबह की चाय, अदरक वाली चाय, दूध वाली नहीं है ये अदरक वाली चाय सुबह को लेंगे तो इससे आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा सुबह के टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ आप बात करना चाह रहे हैं कुछ? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज वास्तव में जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने वाली बात डॉक्टर गुलाब तिवारी जी ने हमें बताई है, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। गुरुदेव आपकी आज्ञा और समापन करते हैं। नहीं, देखो, मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ कि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो डॉक्टर गुलाब टिवानी के नाम से यूट्यूब चैनल है और उसमें डेली के और क्वेश्चन आंसर, आपका क्वेश्चन आंसर सेशन कब आता है सर? सर संडे को लाइव प्रोग्राम करता हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर सेशन, खास जो मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स फैमिली है उनके लिए करता हूँ। 11:30 बजे सुबह को और शाम को 7:30 बजे, ये 2 टाइम में संडे को लाइव आता हूँ यूट्यूब पर। आपको डॉक्टर गुलाब तिवानी या डॉक्टर गुलाब राय तिवानी या डॉक्टर गुलाब करके भी आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे 2 चैनल्स मिलेंगे, जिसमें मेरे नाम से एक चैनल है जिसमें करीबन 300 वीडियोस हैं स्वास्थ्य के संबंधित, और दूसरा हेल्थ टॉक शो है जहां पर इंटरव्यू हैं बड़े बड़े हस्तियों के, तो वो चैनल भी मिलेगा। तो ज्ञान के लिए तो ये दोनों चैनल मैं समझता हूँ कि बहुत अधिक जानकारी आपको स्वास्थ्य के प्रति देंगे, तो आप लोग वहां पर जरूर आ सकते हैं। उसको आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन वहीं से ही हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बिल्कुल छोटे से निवेदन पे इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया, और सभी लोगों को बिल्कुल, और साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा के रखी। और इस तरह की कई और चीजें हम नियमित रूप से स्वास्थ्य से रिलेटेड करते रहेंगे एक्टिविटी, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा हमारा भी मिशन है। तो हमें स्वास्थ्य के ऊपर जितनी जागरूकता, जितनी जानकारी और जितनी स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ मनचर्या, ये सब हम लोग सीखते जाएंगे, अपनाते जाएंगे। आज पूरी मानव जाति मतलब लाइफस्टाइल डिजीज से दुखी है। अभी जो भी डिजीज है उसमें मैक्सिमम लाइफस्टाइल डिजीज है, और उसकी वजह से होने वाले मृत्यु की जो दर है वो भी भयानक तौर पे बढ़ी हुई है। ऐसे में हम लोगों को एक मिशन लेना चाहिए कि हम लोग, चाहे सर का चैनल है और एक दूसरे में ये अवेयरनेस फैलाए, हम अपने लेवल पर इस पर पूरा प्रयास करते हैं और आप लोगों का भी इस पर मदद मिलेगा। हम सब लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय आरसीएम, हैव ए गुड डे सर। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.